ने भी एक आतंकवादी को तो हमने जो ताज होटल के अंदर जिंदा तंदूर की भट्टी में जला दिया था। छोटे छोटे बच्चों की लाशें थी, महिलाओं का रेप करते रहे और ताज होटल के ऊपर उतरने वाला मैं पहला एनएसजी का कमांडो था। हमने वहाँ 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। पैरों के नीचे तलवे, जूतों के तलवे फट गए थे, शीट तक नहीं देते हैं। जो सैनिक अपने जान लगा देता है अपने देश के नागरिकों की, आतंकवादी गोली चलाते रहे। मेरे पैरों में भी गोलियां लगी और मैंने 32 की 32 गोली आतंकवादियों की कमर में से मारी। सर्वदा शक्तिशाली भारत माता की जय, सर्वदा शक्तिशाली साहस की विजय। देश पर जब आतंकी हमला हो और कोई तरकीब काम ना आए, उस वक्त याद आते हैं एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आज हमारे साथ उसी सिक्योरिटी गार्ड के एक वीर कमांडो हैं जो 26/11 में हुए मुंबई आतंकी हमले ही नहीं बल्कि 1999 के कारगिल वॉर में भी दुश्मनों को नस्ते नाबूद कर चुके हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, जय हिंद। जय हिंद सर। तो 26/11 हमले का जिक्र आते ही आपके आंखों के सामने क्या मंजर होता है? जब भी 26/11 हमले का जिक्र आता है या किसी आतंकवादी हमले का जिक्र आता है तो खासकर तब भी जब चर्चा होती है तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके का वहाँ होटल के अंदर मंजर था, जिस तरीके से वहाँ लाशें ही लाशें जिस तरह फैली हुई थी, खून ही खून चारों तरफ, और जो हम लोगों ने भी अपने लोगों को बचाने में और आतंकवादियों के मारने में हमने जो क्रूरता दिखाई है उसके कोई मेरे ख्याल में शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। ने भी एक आतंकवादी को तो हमने जो ताज होटल के अंदर जिंदा तंदूर की भट्टी में जला दिया था और उसको बाद में हमने डायरेक्ट भी उसको जो है ना बाहर खिड़की से डायरेक्ट बाहर फेंका था। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं की है तो वो जीवन में हमेशा जो है ना याद आएंगी। कई बार जो है ना अपनी जान बची तो छोटे छोटे बच्चों की लाशें थी, महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म करके जिस तरीके से बांधा हुआ था, जो जो सिचुएशन थी उसका बयान नहीं हो सकता। अभी भी मेरा आपने नाम लिया तो रोंगटे खड़े। क्या ये 26/11 हमले में आतंकियों ने रेप भी किया था? बिल्कुल, उसकी तो पुष्टि हुई है बहुत ज़्यादा। उसमें नरीमन हाउस में तो बिल्कुल उनके फोटो वीडियो तक आ गए थे। उस समय की निकम्मी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को दबाया और मैं कहूँगा उस समय की सरकार जो है ना आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी। और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है, अनेकों लोगों ने खुलासा किया है। तो और ऐसे ही जिस तरीके से रात भर वो महिलाओं का रेप करते रहे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को पकड़ पकड़ के मारते रहे, निकालते रहे, क्योंकि पूरा जो टाइम दिया गया यहाँ देश के निकम्मे गृह मंत्री ने रात भर जो है ना हम लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रखा और हमारे देश के निर्दोष लोगों को आतंकवादी मारते रहे। ये कैसा न्याय है? कैसा गृह मंत्री था उस समय का? उनकी क्या इच्छा थी? उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को पहले विदेश क्यों भेजा? क्योंकि कुरैशी साहब यहाँ आए थे, उनको भेजा खुद यहाँ से। उसके बाद रात भर यहाँ खड़े रहा, फिर कहने लगे मैं वर्दी बदल के आता हूँ। फिर 2 घंटे बाद वो आते हैं, फिर कहते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा। उसका क्या रोल था? गृह मंत्री का एनएसजी के साथ में जाने का कोई महत्व ही नहीं था, और महत्व था तो फिर एनएसजी के साथ क्यों नहीं रहे? वो तो एयरपोर्ट से अलग हो गए। परंतु उसको पूरे ऑपरेशन का जानकारी नहीं थी। उनका यही था रात भर ऑपरेशन चलता रहेगा, से दिन निकलेगा, आतंकवादी बातचीत की टेबल पर ले आएंगे हम लोग और बातचीत बढ़ाएंगे, मैं उधर मध्यस्थता करूंगा। तो वो जो विचार था वो उनका फेल हो गया, क्योंकि हम लोग वहाँ गए, हम जो है ना डायरेक्ट हेलीकॉप्टरों से जो है ना हम लोगों को ड्रॉप कर दिया गया और ताज होटल के ऊपर उतरने वाला मैं पहला एनएसजी का कमांडो था। ऐसे ही जो है ना हमारे साथी नरीमन हाउस के ऊपर जो है ना उतरने वाले रामनिवास फौजी थे और अनेकों ऐसे कमांडो रहे, अलग अलग टुकड़ी में अलग अलग रहे। तो वो जो समय खराब किया गया, उस समय के अंदर जो है ना हमारे लोगों को रात भर आतंकवादी मारते रहे, क्योंकि हमने जाने के बाद तो 15 मिनट से पहले पहले नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सब लोगों को जिंदा बचाया। वहां पे वहां नरीमन हाउस के ऑपरेशन में हमारा एक कमांडो जो ना हवलदार गजेंद्र शहीद हुआ, 2 कमांडो को हमारे को चोट लगी
और बाकी जो है ना वहाँ 2 आतंकवादियों को ढेर किया और सब लोगों को सुरक्षित बताया। आधा घंटा के अंदर-अंदर जो है ना ओबराय होटल का ऑपरेशन जो है ना सक्सेसफुल कामयाबी मिली। 2 आतंकवादियों को वहाँ मार गिराया, 2 बंदों को हमारे अधिकारी उनको चोट लगी। एक जो है ना कैप्टन एके सिंह और जो है ना एक पीवी मनीष को वहाँ पे चोट लगी। तो उसके बाद वो ताज होटल के अंदर आतंकवादियों ने जो है ना अपना स्थान बना लिया और वो जम के रहे। वहाँ लगातार जो है पहले पुलिस ने तो लड़ने से ही मना कर दिया था, रात को ही ऑपरेशन को छोड़ दिया था वहाँ पे और उसके बाद मैरीन मैरीन कमांडो वहाँ पे आई, मैरीन कमांडो ने लड़ने से मना कर दिया था, बैक चले गए थे मैरीन कमांडो और वहाँ पे उसके बाद आर्मी को लगाया, तो आर्मी की इन्फेंट्री की बटालियन उनको चारों तरफ से घेर रखा था, परंतु स्पेशली एनएसजी की डिमांड किया गया, जब जाने के बाद जब एनएसजी पहुँची और तब लगातार वहाँ जो है ना 3 दिन का उस हमले में जो है ना हम ताज होटल के अंदर लड़ते रहे। हमने वहाँ 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और 627 आदमी को जो है ना मैंने खुद ने जो है ना ताज होटल से रेस्क्यू किया। ये आंदोलन, ये ऑपरेशन इतना ज़बरदस्त था और जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने इसको डिले किया गया, उन 166 मौतों का ज़िम्मेदार है, तो उस समय की मौजूदा सरकार ज़िम्मेवार है। सर हमले की कितनी देर बाद आप लोगों को जानकारी मिली? हमले की जानकारी तो हमारे पास टीवी लगे रहते हैं और हमारा जो अलर्ट स्क्वाड्रन है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है और पूरी दुनिया ने देखा हो तो टीवी के माध्यम से तो, परंतु हम लोगों को बुलाने की जो सूचना रही वो 1 आधा घंटे के बाद जो ना सूचना मिली। करीब ये हमला 9:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ था और हम लोगों को करीब जो ना 10:30 के आसपास जो ना उस हमले में जो ना आतंकवादियों के प्रति जो ना ऑपरेशन करने के लिए और आदेश जो ना जारी हुआ। क्या मंजर था जब आप लोगों को डिप्लॉय किया गया ताज पे? सबसे पहले उतरने वाले शख्स थे आप हेलीकॉप्टर से, क्या मंजर देखा आपने अंदर? जब अंदर गए तो वहाँ बहुत लोग जो ना बरामदे या वैसी बालकोनी वगैरह थी, उनके अंदर जो है ना मार रखे थे, खून फैला हुआ था। न्यूट्रंट ताज की छत के ऊपर ही 14-15 मिनट आदमियों को जो ना मार रखा था निर्दोष। उनमें से एक बंदा बचा, जिंदा बचा। उस बंदे को हमने रेस्क्यू किया, उसने बताया कि हम इस तरीके से हम लोगों को जो आतंकवादी निकाल के ऊपर ले गए और हमको लाइन में खड़ा होके और हम लोगों को गालियां देते हुए, काफिरो तुमने हमारी बाबरी मस्जिद को ढाया है, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे और गंदी गंदी गालियां अब मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ आपको, और गोलियां उन्होंने उनके ऊपर मार दी। उन्होंने जब आतंकवादी ने AK-47 से ऐसे गोली मारी तो 13-14 बंदे थे, उनको गोलियां लगी, वो गिरते चले गए और उस बंदे को गोली नहीं लगी, वो भी उनके साथ ही गिर गया, जैसे फिल्मों में गिरते, एक्टिंग कर ली उसने। और बाद में भी वो लात मारते रहे आतंकवादी और गालियां देते हुए नीचे आ गए। उस बंदे की जेब में हनुमान चालीसा थी, छोटी सी हनुमान चालीसा। उन बताया कि मैं बाद में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, इस मशीन के नीचे जो ना मैं छुप के बैठा रहा, वो मशीन के नीचे, वहीं से निकाला था हमने उसको, और मैं अपना मन मन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दोबारा मिलिटेंट आए नीचे से और दोबारा जो लोग मरे हुए थे डेड बॉडी, उनको लातों से मार मार के गालियां दे के, काफिरो तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तुम हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान करते हो, तो उनको फिर गोलियां मारी उन्होंने, मुर्दों को भी। और इतनी खुंदक में थे, इस तरीके से वो नशे की हालत में, मतलब जो, तो इस तरीके से मतलब खुंदक में थे वो, बताया उन्होंने। और वो बोला नीचे चले गए। उसको भी काउंटिंग का पता नहीं था कितने मिलिटेंट हैं, वो भी कह रहा था पता नहीं जी 10 है 20 है, बहुत बड़ा होटल है, यहाँ तो 4-5 मिलिटेंट थे। तो जब नीचे नीचे आए तो फिर हम उसको लगातार रेस्क्यू करते रहे। तो जगह जगह जहाँ कहीं हॉल वगैरह था उसमें बड़ी एक साथ जहाँ गैदरिंग में को मारा, तो वहाँ बहुत सारे लाशें, छोटे छोटे बच्चों की लाशें थी, बगैर कपड़े महिलाओं की बॉडियाँ मिली वहाँ, ठीक है। और जिस तरीके से एक के बाद एक जैसा हमको कॉल आता रहा, वैसे वैसे हम वहाँ से VIP को रेस्क्यू करते रहे। सर ऐसी बहुत सी खबरें आई कि ताज होटल पे जो आतंकी हमला हुआ, आतंकियों के पास उस होटल का ब्लूप्रिंट था। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के पास भी था ब्लूप्रिंट होटल में? कहाँ पे क्या रास्ता है? हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हम लोगों को उस हमले से पहले कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े होटलों में, बड़ी किसी संस्था के साथ, और ना ही हमें कोई गाइड वहाँ होटल से मिला, ना कोई बताने वाला था। हमको तो सिर्फ बाहर से जो ना
रेडियो सेट के माध्यम से बताया जाता था या फोनिक माध्यम से बताया जाता था, वहाँ पे कमरा पड़ेगा, इस मंजिल में पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा। और आतंकवादियों की रही ब्लूप्रिंट की बात, आतंकवादियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। उस बिल्डिंग के लेआउट के बारे में भी ट्रेनिंग दिया गया था। जब ट्रेनिंग ही दिया गया तो ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी जरूर रहा होगा सारी बिल्डिंगों का, और उनके वीडियो भी दिखाए गए होंगे। हो सकता है किसी मिलिटेंट ने जो है ना यहाँ पर विजिट भी करा हो, और जो ना अभी ताबूर राणा को जो पकड़ा गया, ये तो खुद यहाँ विजिट करके गया, रह के गया है, ये खुद उनको ट्रेनिंग देने के अंदर था। फौज का अधिकारी रहा पाकिस्तान का, जिसने बहुत अच्छे से जो ना ट्रेनिंग दिया था, उनको साथ साथ गाइड भी किया जा रहा था। तो ये इसका जो ना अभाव था। अभी जो है ना मौजूदा समय के अंदर एनएसजी को बड़े होटलों के साथ और बड़ी बिल्डिंगों के साथ भी ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारे एनएसजी के कमांडो और भी अच्छा काम कर पाते हैं। अभी सर मैंने सुना कि ताज में जब ऑपरेशन चल रहा था तो पाकिस्तान से कोई कॉल आई थी, क्या कहानी है इसकी? जब ताज में लगातार हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, तो रिसेप्शन के नंबर थे वो बाहर हमारे अधिकारियों के पास थे, बाहर होटल के कुछ लोगों के साथ थे, एक टीम बनी हुई थी, कमेटी वो देख रही थी। एक महिला ने पाकिस्तान से फोन किया और रोते हुए, जब वो उनको सिचुएशन का पता चल गया ना, जिन कमरों में वीआईपी है, अंदर से जो कॉल जा रहा है और कॉल के आधार पर एनएसजी काम कर रही है, टीवी चैनल में भी ये चीजें दिख रही थी, अब फोन हुआ है, अब वहां जाना है, वहां जाना है। तो उन्होंने रणनीति के तहत वहां फोन करवाएगा। एक महिला ने फोन किया, रोते हुए कहा कि हम 200 कुछ कमरा नंबर के अंदर हैं और हम लोगों को बचा लो, हम 25-30 आदमी, हमको आतंकवादी मार रहे हैं। और उसने रोते हुए फोन काट दिया। जो रिसेप्शन पे नंबर देख रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि ये कॉल पाकिस्तान से आई है। उन्होंने आनंद फानन में हम लोगों को रेडियो सेट के ऊपर आदेश दे दिया, आप लोग जाइए फलाना नंबर रूम के 25-30 आतंकवादी वहां हैं और आतंकवादियों को वहीं आप दबोचिए, लोगों को बचाइए। हमारी टीम ने मुंह किया। हमारी टीम में टीम कप्तान जो है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे। 20 आदमी की एक टीम होती है, 5 आदमी की एक हीट होती है, 5-5 आदमी की टीम जो है ना हीट जो है ना ऑपरेशन लड़ती है। तो जब पहली हीट सीढ़ियों से चढ़ने लगी, वो कमरा दूसरी मंजिल में था, तो सीढ़ियों से चढ़ना था, तो पुराना ताज का गेट है, उस ताज के गेट से जब चढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऐसे चल के ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे चारों तरफ बरामदा टाइप है, सामने स्टैचू लगा है जमशेदजी टाटा का। जब वो सीढ़ियों के बीच में चले गए तो जमशेदजी टाटा का जो स्टैचू लगा उसके दोनों साइड में गेट हैं, 2 गेट है, ऐसे बीच में स्टैचू लगा, सीढ़ी ऐसे घूम जाती है। एक गेट से गोलियां चल रही थी, एक गेट से गोली नहीं चल रही थी, बाकी चारों साइड से और गोलियां चला रहे थे मिलिटेंट। उन्होंने वहां पर अम्बुश लगा रखा था। सबसे पहले सुनील जोधा एक लड़का चला हुआ था, उसको 8-7 गोलियां लगी। जब वो गिरने लगा तो सुनील यादव ने उसको संभाला, तो जैसे उसको संभाला तो उसकी हिप में 2 गोलियां लगी सुनील यादव की। दोनों कमांडो वहां सीढ़ियों में गिरे और नीचे की तरफ लुढ़कने लगे अपनी जान बचाने के लिए। उसके साथ राजवीर लांबा, फायर चंद साहब, ये चले हुए थे चौथे 5वें नंबर के ऊपर, इनको भी गोलियां लगी। और तीसरे नंबर के ऊपर जो ना कमांडर चला हुआ था, कमांडर ने एकदम जिस गेट से गोलियां नहीं चल रही थी उस गेट में संदीप उन्नीकृष्णन साहब ने जो ना जंप किया और कहा पीछे जो हीट थी आप इनको संभालो, कैजुअलिटी को, हम लोगों को उसने बोला स्पेशली आप इनको संभालो, मैं मिलिटेंटों को देखता हूँ। और वो जंप कर गए। उन्होंने जंप किया तो वो हाल अंदर एक था, गेट 2 थे। जैसे जंप किया वहाँ लाइन पोजीशन बैठे हुए जो ना आतंकवादी जो फायरिंग कर रहा था, उसने जो उनको गोली मारी, उनको यहाँ एक गोली लगी और उनको जो है ना वहाँ वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस चीज़ की सूचना नहीं थी कोई भी, क्योंकि हम लोगों ने आतंकवादियों पर जैसे अटैक किया तो आतंकवादी जगह छोड़ के भाग गए। उस ड्यूरेशन में वो संदीप उन्नीकृष्णन साहब का हथियार, उनके रेडियो सेट, उनका सामान लेकर उनको एक गलीचे में ऐसे लपेट के नीचे बिछे रहते और एक सोफे के पीछे जो है ना उनको एडजस्ट करके मिलिटेंट पोजीशन चेंज कर गए वहाँ पे। तब तक हमने अपने इन बंदों को उठाया, इनको मेडिकल भेजा। इनका तुरंत इलाज होने के कारण और इनको मेडिकल में सुरक्षित पहुँचने की वजह से इनकी सबकी जान बची। आज ये सारे साथी अपने परिवार के साथ हैं, परंतु आज हमारे बीच में मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अधिकारी जो है ना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें, उनकी शहादत और उनकी बहादुरी की हमेशा ये देश सलाम करता रहेगा।
उसके बाद जो मिलिटेंटों का हम पीछा जहाँ भी करें तो मिलिटेंट हमारे ऊपर जगह जगह से गोलियां फायर करते रहे और हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसी ऐसी कहानी हुई। तब बार बार MP फायर कर उसका फायर आता रहा। तो दोबारा से हमने जो है ना जहाँ से ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से दोबारा सर्च करवाया मैं सेक्शन कमांडर कोर्स, स्नाइपर कोर्स, अनेकों कोर्स कर रखे। मैं PhD किया हुआ हूँ समझो हथियार और जो है ना टैक्टिक्स की। तब देखा तो वहाँ उनकी मेजर उन्नी कृष्ण साहब की बॉडी मिली 8 घंटे बाद। 8 घंटे कंफ्यूजिंग में लड़ते रहे हम, आदेश मिलते रहे, उनको भी रेडियो सेट पे चलता रहा, मतलब सुनता आपको लग रहा। रहा था वो जिंदा है, अंदर है कहीं? जिंदा है, वो लड़ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे अच्छा। रहे, पीछे मिलिटेंटों के लगे हुए हैं। पर वो सारा का सारा मामला उल्टा था, सारा का सारा। तो उसके बाद फिर बीच सूचना दी गई टेलीफोन के माध्यम से और ऑपरेशन को जो है ना हमने अपने तरीके से चलाना शुरू किया। और तब जो है काफ़ी रणनीति में चेंज आया। 5 बंदे हमारे वहाँ उस समय चोट लग चुकी थी और हमारा जो टीम था उसका मोराल भी कहीं ना कहीं, ऐसा एक्सीडेंट जब होता तो एक बार मोरल डाउन होता है, क्योंकि हम तब तक मिलिटेंटों का ताज होटल में कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और बाहर की कोई सूचनाएं हमारे पास नहीं थी। हमारे पास सूचनाएं थी हमने ओबराय होटल में मार दिया, हमने नरीमन हाउस के आतंकवादी मार दिए, वो सोचने विचारने का टाइम नहीं था। तो पूरा समय इस तरीके से चलता रहा। सर जैसा आपने शुरू में बताया, आपने किसी आतंकी को जलते तंदूर में डाल दिया था, वो क्या था? बिल्कुल, जब हमने अपनी कैजुअलिटी उठाने के बाद जब हमने लगातार ऑपरेशन तो कंटिन्यू रखा हमने। पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया, लगभग 22 मंजिल का है। उसके बाद हमने ओल्ड ताज को शुरू किया, 7वीं मंजिल, 6ठी मंजिल। तो आतंकवादी जो है ना फिर आगे आगे भागते रहे। फिर हमने अपने तरीके से ऑपरेशन को शुरू कर दिया, बाहर के फोन नहीं कर, हमने बोला हमारे लिए सब VIP है, हमारे लिए हर आदमी गणमान्य है। अब हम अपने तरीके से करेंगे और कोई हम रेडियो सेट और इस तरह की जो है ना पे आदेश नहीं सुनेंगे। हम एक साइड से करते, क्योंकि हम एक बाहर साइड से जो कमांड आ रही थी। हाँ, हम जब एक तरफ से क्लियर करते बीच में हमारे पास आ जाता, अब 300 नंबर कमरे से लाओ, 200 नंबर से लाओ, वो वापस कहीं दूसरी जगह भाग जाते। तो हमने जब एक तरह के करा, हमने 5, 6ठी, 7वीं को मंजिल को क्लियर किया, 6ठी को किया, 5वीं को किया, तब 4थी मंजिल को हम क्लियर करने में लगे हुए थे। लोगों को निकाल रहे थे बराबर बाहर और लोगों को भी आमना सामना आतंकवादियों से हुआ। और वहां जब मुठभेड़ हुई तो उस मुठभेड़ में जो है ना जब मिलिटेंट भागने की कोशिश करी तो वो फायरिंग करके आग जला कर भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने वो जगह इसलिए चुनी थी कि यहाँ आएंगे तो वहां पे किचन टाइप, तंदूर टाइप ऐसा वो लगे हुए थे सारी चीजें। हमने जो है ना जैसे उस मिलिटेंट के ऊपर जैसे फायरिंग हुई तो गोलियां लगी, तो जो ना उनको भागा दौड़ी जो हुई उठा पटक वहां पे, तो उस मिलिटेंट को हमने जो है ना जिंदा पकड़ लिया। लगभग गोलियां लगी हुई थी पर इतना गुस्सा था हमारी टीम के अंदर, हमने अपनी लाशें उठाई हैं। हमने एक अपने मेजर साहब को अपनी आंखों के सामने खो दिया, 4 साथियों को और जो ना गोलियां लगी, जिनको 8-8, 7-7 गोलियां लगी, वो कैजुअलिटी देखी थी। वहां लाशें ही लाशें देखी, छोटे छोटे बच्चों की लाशें, महिलाओं की लाशें, शरीर पर कपड़े नहीं है, उनको किस तरीके से नोच रखा था। तो कमांडो सुरेंद्र सिंह ने जो है ना अपना आपा खोते हुए, मैं कहूंगा पूरा खुंदक के साथ जो ना आतंकवादी को जलते तंदूर के अंदर वहीं झोंक दिया। और उसको, क्योंकि कुछ हम पूछने की कोशिश कर रहे थे पर वो बताना का कुछ कोशिश में नहीं था। और उसके बाद हमने देखा होगा कि उसकी लाश को बोला नीचे ले आओ, नीचे इसको लेके आओ। लाश को कौन उठाएगा, उन्होंने देखा होगा उसको खिड़की से जो ना हमने बाहर फेंकने का काम किया था। आप लोग देखा, मीडिया ने दिखाया भी था। और उस खिड़की से मिलिटेंट को फेंकने के बाद जो ना मैंने ऐसे, मेरा फोटो भी मीडिया में बहुत चला था, वो इस तरीके से उंगली हिलाते हुए हमारा वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने पूरी खुंदक के साथ जो है ना उसको मारा। और उसके साथ जो ना हमारी पूरी टीम के अंदर बहुत तेजी के साथ हमारी हिम्मत बढ़ी। हमने ये तो कुछ है ही नहीं, है तो हमारे सामने। जब वहाँ चारों मिलिटेंट उस समय एक साथ थे, जब मुठभेड़ हुई तो हमने उनको टिकने दिया, 1 सेकंड नहीं टिकने दिया हमारे सामने। आगे बढ़ा फिर वो ऑपरेशन, उसको जिंदा जो ना आधमरा जला के, उसकी बॉडी का कहीं फोटो नहीं आया था क्योंकि उस बॉडी थी नहीं, उसको हमने उसको कर दिया था उसका जो काम हमने करना था। और ऐसे आतंकवादियों के लिए हमने मैसेज भी दिया था,
पाकिस्तान को भी वो मैसेज था, हमारा आतंकवादियों को वो मैसेज था। अब जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसको इसी तरीके से जिंदा जला दिया जाएगा। और जिंदा जलाना मुस्लिम धर्म में बहुत ही खराब माना जाता है। अब उसकी इतनी खराब दशा भी करेगी फौज, ये कभी सोचा भी नहीं होगा। जो ये बेहतर हुरों की बात बताते हैं, जो जन्नत में जाने की बात बताते हैं, वो ये सीख लें। इस आज जो ना मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उनको जिंदा भी तंदूर में जलाया जाता है। सर, अजमल कसाब को कैसे पकड़ा गया था? अजमल कसाब और अजमल कसाब का साथी दूसरा, ये दोनों, इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद एक रेस्टोरेंट के ऊपर फायर किया, और वो चलते हुए एक कामा करके हॉस्पिटल है, उसमें इन्होंने फायरिंग करने के लिए घुस रहे थे। ये अंदर उन्होंने गेट बंद कर दिया तो अंदर ही घुस नहीं पाए। तो जब ये बाहर की तरफ निकले तो पुलिस की एक गाड़ी जो है ना, सायरन बजता हुआ आ रहा था, इन्होंने देखा पुलिस की गाड़ी है, वीआईपी की गाड़ी है, वो करकरे कामटे इनकी गाड़ी थी। और ये अपने शहर में गश्त लगाते हुए घूम रहे थे, किसी रेस्टोरेंट पार्टी से पता नहीं कहाँ से आ रहे थे ये। इनके पास हथियार भी नहीं थे और ये खाली हाथ थे। जैसे वो गाड़ी आई, उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया, इन लोगों को अधमरा किया, इनकी गाड़ी छीनी और इनको गाड़ी में पीछे डाल लिया इन्होंने डिग्गी में, और उस गाड़ी को लेकर मिलिटेंट आगे निकल गए। ये जिंदा थे, करकरे कामटे सालेसर करके, और एक ड्राइवर इनका जो भी था, 3 आदमी थे, 4 आदमी थे। पूरा शहर में वीटी होगी कि इनकी गाड़ी छीन ली और उनकी गाड़ी के अंदर आतंकवादी है। तो गाड़ी जब आगे आई नरीमन उसके चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या कौन सी चौपाटी के पास से जब आई गाड़ी वहां पे, तो वहां पुलिस ने उस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया। पुलिस की फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया, एक आतंकवादी अधमरा हुआ, जो अजमल कसाब जिसको कहते हैं। और वो गाड़ी से जैसे निकल के उसने भागने की कोशिश की, हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, उसकी गोलियां भी खत्म हो गई थी। तब पुलिस ने उसको दबोच लिया वहां पे। और सबसे बड़ी बात, सबसे खराब बात पुलिस की मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग किया, उस अंधाधुंध फायरिंग के कारण वो 2 मिलिटेंट ही नहीं मारे गए, करकरे कामटे और वो जो ड्राइवर, वो साथी उस जीप के अंदर जो जिंदा थे, वो भी पुलिस की गोलियों से कहीं न कहीं मारे गए। इसका खुलासा भी हुआ। डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी लिखा कि इनके शरीर से पुलिस की गोलियां निकली हैं। और उसका खुलासे को दबाने के लिए उस समय की निकम्मी सरकार ने उस गाड़ी में जो लोग बैठे थे, सब लोगों को बहादुरी का सबसे बवाड़ा अवार्ड दिया, अशोक चक्कर दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देना चाहिए, पर बहादुरी वाले आदमी को देना चाहिए। जिसने आतंकवादियों को मारा उसको देना चाहिए। जिनको उसके साथियों ने मार दिया हो, उन लोगों को उन्होंने अवार्ड दे के उस बात को जो है ना दबाने की कोशिश की। नहीं तो उसका खुलासा कर एक घरवाली ने भी बताते हैं किया था, और भी कई लोगों ने किया है। अब इनको तो पुलिस ने ही मारा है, सरकार ने ही मारा है। आपका बच्चा 2-3 दिन का था, जब कुछ समय का था जब आप मुंबई आतंकी हमले में शामिल हुए जाके? बिल्कुल, मेरा 2 दिन का बेटा था, उस दिन तीसरा दिन था। और मेरी धर्मपत्नी भी जो है ना अस्पताल के अंदर एडमिट थी। मुझे छुट्टी के आदेश मिल चुके थे और मैं निकल चुका था। परंतु जब हमला हुआ तो सब लोगों को कॉल किया जाता, एक अलर्ट सेक्शन रहता है, अलर्ट स्क्वाड्रन के अंदर सब लोग रेडी रहते हैं। तो मुझे भी जो है ना कॉल आया कि चाहे तो आप जो है ना घर जा सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल के आ सकते हैं, और चाहो तो जो है ना अभी ऐसे ऐसे घटना है, इसमें जो है ना आपको जाना पड़ेगा। तो मैं जो है ना वापिस आके मैंने ज्वाइन किया। मैं पहुंच गया हूँ करीब जो है ना मानेसर सेंटर से काफ़ी दूर पहुंच गया था। मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल दिया था कि आप चले जाइए। और तो देश के ऊपर जब भी हमला होता है, देश के ऊपर कोई बात होती है, तो हम लोगों को इतना मोटिवेट किया जाता है, इतना प्रेरित किया जाता है, हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और हम लोग भी हमेशा ये सोचते हैं, अब जब भी माँ भारती को हमारे खून पसीने की जरूरत पड़ेगी, जब भी कमांडो सुरेंद्र सिंह की जरूरत पड़ेगी, सुरेंद्र सिंह हमेशा तैयार रहेगा। दिन हो रात हो,
जब भी कहीं जाने का आदेश होगा, हवा पानी आग के रास्ते से जहां भी भेजा जाएगा, सुरेंद्र सिंह कमांडो हमेशा जाने के लिए तैयार रहेगा। ये हम अपने देश की जनता के साथ, अपने देश के साथ, सरकार के साथ कमिटमेंट करके रखते हैं। व्यक्तिगत कमिटमेंट भी होता है ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि एनएसजी कोई नौकरी करने का धंधा नहीं है, फौज कोई नौकरी करने की संस्था नहीं है। फौज एक जुनून है, और फौज के बाद भी जो एनएसजी के अंदर कमांडो जाता है वो एक जुनून और जज्बे के साथ जाता है, नौकरी के लिए नहीं जाता। क्योंकि यहाँ तो ट्रेनिंग के अंदर भी लोगों की जान चली जाती है, और ऑपरेशन के लिए अंदर तो एकदम क्लियर है कि आपको ऑपरेशन मिलेगा, वो मिलिटेंटों के साथ मिलेगा जिससे कोई लड़ नहीं पाया, जो ऑपरेशन को छोड़ देते हैं। जब नॉर्मल फोर्सों के बस की बात नहीं रहती है, जब एनएसजी के कमांडो को बुलाया जाता है, ये क्लियर होता है। और हर ऑपरेशन में हम लोगों को भी अपनी कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। ऐसे नहीं है अगर हमारे बंदे शहीद नहीं होते, हमारे बंदे भी शहीद होते हैं, परंतु हमारे बंदा जो है ना, एक के बाद एक बंदा तैयार रहता है। मात्र देश के अंदर एक ऐसी फोर्स है एनएसजी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, बाकी देश की तमाम फोर्सें जो है ना डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है। सर 26/11 हमले की लाइव रिपोर्टिंग की बहुत निंदा होती है, इसका असर आपको अंदर दिख रहा था? बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 26/11 के अंदर हमले के अंदर जिन भी साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने, जिन भी मीडिया के रिपोर्टरों ने, जिन भी कैमरामैनों ने उसको रिकवर किया, उन्होंने दिखाया पूरा का पूरा, उन सबको जो है ना मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ जो ना अपना काम किया। बहुत सारे पत्रकार साथियों को भी गोलियां लगी और जख्मी होते हुए भी पीछे नहीं हटे। कमांडो सुरेंद्र सिंह तो MP5 था, MP5 के साथ लड़ रहा था, पिस्टल भी था और हथियार भी थे, चाकू भी था, तमाम थे। पत्रकार के पास क्या था? कुछ नहीं था, एक अपना वो रिपोर्टिंग का माइक, एक कैमरामैन। अगर वो मीडिया वाले नहीं दिखाते तो कमांडो सुरेंद्र सिंह आपके सामने बैठा नहीं होता आज। कमांडो सुरेंद्र सिंह की दास्तां देश के सामने नहीं आती। कमांडर सुरेंद्र सिंह को तो जुटलाने के लिए सरकार तैयार खड़ी थी, परंतु कैमरे में कमांडो सुरेंद्र सिंह और एनएसजी के कमांडो कैद थे। और वो हालात थे जब देश सदमे में था, जब देश की तमाम फोर्सों ने लड़ने से मना कर दिया था, पुलिस ने हथियार डाल दिया था। और मेरीमैन हाउस और ओबराय होटल के अंदर मेरीन कमांडो, जो नेवी की कमांडो, उसको एंट्री नहीं होने दी ताज होटल के अंदर, जो कि हमारे देश की जो मानी हुई फोर्स है। मैं सलूट करता हूं सभी कमांडो साथियों को, सभी फोर्स के जवानों को। हर आदमी एक्टिव है, क्योंकि हमारा देश ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं था। ऐसे हमले के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, इस तरह का हमले के लिए कोई कभी ट्रेनिंग या कोई चर्चा नहीं की जाती थी। ना तो हम लोग मानसिक रूप से तैयार थी कोई फोर्स लड़ने के लिए, और ना ही आधुनिक और हथियार की दृष्टि से ऐसे हमले के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। तो ऐसी भट्टी के अंदर झोंकने का सरकार ने निर्णय लिया और हम उसके ऊपर खड़े उतरे। परंतु जो मीडिया ने दिखाया, जब लाइव कंटिन्यू दिखा रहे थे, तो उससे नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे कुछ अधिकारी अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में मीडिया को पहले बता रहे थे, अब कमांडो 500 नंबर कमरे से लेके आएंगे, अब कमांडो को 7वीं मंजिल में 714 नंबर कमरे में भेजा जा रहा है, अब 115 नंबर रूम मारे हैं, 115 रूम के अंदर फलाना VIP रुका हुआ है, उसको बाहर निकाल के लाएंगे। वो जो टीवी पे चल रहा था लाइव, वो निकालने तो हम 15 मिनट बाद में जा रहे हैं। और हमारे जो कमांडर थे, अपना अपना चेहरा दिखाने के लिए, कभी कोई पुलिस का, कभी एनएसजी का, कभी कोई और, वो जो सूचना जो गुप्त रखनी चाहिए थी सूचना, वो हमारे अधिकारियों की गलती है सबसे बड़ी। तो जो ऑपरेशन को ओपन कर रखा था, ऑपरेशन को मीडिया के हाथ में दे रखा था, उसमें मीडिया की गलती नहीं है, मीडिया तो दिखाएगा। परंतु वो दिखाने से हम जब जा रहे थे तो आतंकवादियों को पहले पता चल रहा था, क्योंकि उनके आका भी टीवी देख रहे थे, उनको पता चल रहा था। तो वो जहां हम जाते थे वहीं अम्बुश लगा रहे थे, और वहां हमको नुकसान खाना पड़ रहा था, वहां हमको गोलियां चला कर भाग रहे थे। मिलिटेंट में ताकत नहीं थी कमांडो सुरेंद्र सिंह का मुकाबला कर ले, या किसी एनएसजी के कमांडो का मुकाबला कर ले। वो हमारे सामने 5% भी नहीं थे, क्योंकि वो रुक के लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो कहीं एक जगह रुक नहीं रहे थे। जहां भी वो रुके हमारे सामने, एक सेकंडों में भी अगर रुके, जहां 4थी मंजिल में रुके, हमने सेकंडों में एक मिलिटेंट को वहां पर मार गिराया। और जो ना जिस तरीके से मारा, वो आपके कैमरे में मैं बता चुका हूं। भाग रहे थे वो एक जगह से, तो रुक नहीं पा रहे थे। पर उसके बाद जब मीडिया को आदेश दे दिया कि भाई आप लाइव मत चलाओ, जब हमने बार बार बताया भारत ऐसे ऐसी घटना हो रही है, आधा घंटा बाद में दिखाया, बहुत अच्छा किया। देश के सामने उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार
आतंकवादियों के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर, आतंकवादियों के साथ उनकी मिली भगत, वो सब मीडिया ने जो है ना नंगा कर दिया उस समय की कांग्रेस को। ऐसे पत्रकार बंधुओं को मैं सलूट करता हूं। और हो सकता है हमने थोड़ा बहुत उसमें परेशानी का सामना उठाना पड़ा हो, परेशानी का सामना उठाना पड़ा होगा तो कमांडो सुरेंद्र सिंह को ही सामना करना पड़ा होगा। देश की जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जब कमांडो सुरेंद्र सिंह कह रहा है, एनएसजी का कमांडो जो वहां लड़ रहा था ताज होटल के अंदर, ठीक दिखाया। अगर मीडिया के साथी हमको हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नहीं दिखाते तो कांग्रेस हमको आज इस चैनल पर बैठने योग्य नहीं छोड़ती। 2 मिलिटेंटों को, जिस आतंकवादियों को जिन्होंने मैंने मारा, लोगों को बचाया, मुझे 14 साल 3 महीने की नौकरी के अंदर मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। 19 महीने बाद पेंशन मिली थी। ना मेरा इलाज कराया जा रहा था, ना मुझे कहीं हाईलाइट किया जा रहा था, ना कहीं मुझे कोई पेंशन मिल रही थी। छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं एक गरीब किसान परिवार से था। इतना टॉर्चर करती। जिन लोगों की नौकरी पूरी हो गई थी उनको वैसे ही एप्लीकेशन लिख के घर भेज दिया। जिन लोगों की नौकरी कम बची हुई थी उन लोगों को उनकी बैक टू यूनिट भेज दिया। सिर्फ गलती क्या थी? क्योंकि कांग्रेस ने जो मेडलों की बंदर बांट की, जो लोग 10 जनपद के अंदर कांग्रेस के कुत्ते कुतिया घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। जिन लोगों ने ताज होटल के अंदर लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने नरीमन हाउस के अंदर लड़ाई लड़ी, उन किसी भी एनएसजी कमांडो को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। और उसका जो है ना आज मीडिया दिखाती है। ये सारी चीजें आज जो है सच्चाई से पर्दा उठाया। इसके लिए जो ना मैं हर उस समय के और आज के भी मीडिया के बंधुओं को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उनकी देशभक्ति और जज्बे के लिए। सर, इस ऑपरेशन में कोई ऐसा पल जब आपको लगा अब रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया, जो बहुत भावुक हो गए आप? बहुतों बार ऐसे हादसा हुआ। जब हादसा होता है, जब किसी को निकालते हैं, किसी बच्चे को निकाल रहे थे वहां, कई माताओं बहनों को निकाला, जब वो सिचुएशन दिखा रही थी, वो देख रहे थे, तो तब मन के अंदर एक चीज थी, एक टीस थी। अब जो है ये मामला बिल्कुल रोक देना चाहिए। या तो आतंकवादियों को मार देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि आए रोज वो घटनाएं होती थी। हम लोगों को तो खुद का तो ऑपरेशन रुकता नहीं है, ऑपरेशन को कभी नहीं रोका जाता। जब आतंकवादियों के सामने जब आमना सामना हो जाता है तो वहां तो कोई लड़ाई में किसी तरह का ब्रेक नहीं होता। वो तो कंटिन्यू था। 29 तारीख के सुबेरे तक वो लड़ाई चलती रही। और यही देश की जनता की डिमांड थी, यही दुनिया की डिमांड थी। 18 देशों के लोग उस हमले के अंदर मारे गए थे। सब देशों की ये डिमांड थी, अब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देना चाहिए। हमारी तीनों सेनाओं तैयार थी, हमारी एयरफोर्स के चीफ रेडी थे एयर से हमला करने के लिए। परंतु उस समय की कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का कोई निर्णय नहीं लिया, हमला करने के लिए कोई वो नहीं दिया। यहां तक की बात है कि अमेरिका ने भी, जो ना अमेरिका के भी उसमें 6 लोग करीब मारे गए थे, अमेरिका ने भी ये बोल दिया कि भाई अब इसको आर पार कर देना चाहिए। परंतु कांग्रेस निर्णय नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस का जो सॉफ्ट कॉर्नर आतंकवाद के साथ था। 26/11 के हमले में भी बहुत कठिन स्थिति रही मेरे साथ। जब आतंकवादियों को लगातार हम निकाल रहे थे, तीसरी मंजिल को सर्च किया, सेकंड फ्लोर को जब सर्च करने लगे तो मैं पहले बीच में था, फिर मैंने आगे पीछे बदलते रहते तो गाइड का जैसे काम किया, 5-7 कमरे सर्च किए। तो इतनी देर में जो है एकदम एक दरवाजा खुला। खोलने से, दरवाजा नॉक करने से कोई नहीं खोल रहा, तोड़ना पड़ा था, ये दरवाजा कैसे खुला मेरे एकदम दिमाग में। तो जैसे आतंकवादी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा, अंदर से ग्रेनेड मारा, जो मेरे पीछे साथी चले थे, इस पोजीशन में हम चलते हैं, तो मैंने पीछे वाले साथी को पुश कर दिया। वो पीछे वाले रूम में पोजीशन ले गए, पर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, बैक चला जाऊं। जब ग्रेनेड फेंक दिया तो उसी सेकंड में मैं ऊपर से सेकंड फ्लोर से मैंने जंप ले लिया नीचे। जंप लिया तो मैं वो बरामदे की ठूठी, उसमें मेरा सीलिंग फंसा था। ऐसे में एक बार झटका लगा, ये मेरे कंधे की हड्डी निकल गई, नीचे गिरा, घुटना लगा। और मैं फटाफट, कोई मुझे दर्द का आभास नहीं है, जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ा। और मैं नीचे जैसे घुसा तो बार था। पहले उसमें 10 फुट की गैलरी थी, फिर अंदर बार है, आज भी बार है। और मैंने, हमारे हथियार में लाइट होती, लाइट जलाई। जब मैं पीछे पहुंचा तो वहां मैंने देखा कमरा, उस
आखिरी स्टोर तक मैं पहुंचने में इतनी देर में, जो मैं कह रहा हूँ हमारी जो फोर्स है वो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ता, हमारे बंदों ने अटैक किया, तो वो उसी में बार में सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियों से उतर नीचे जब लगे तो मैंने भी वहां फायरिंग शुरू कर दिया। ऊपर से मेरे बंदों ने, एक बंदे को हमने सीढ़ियों मार पाया, आतंकवादी को खत्म। पता नहीं चल रहा था कितने आतंकवादी हैं, क्या कहानी, अंधेरा था। वो आतंकवादी नीचे सीधे कूदे, वो सीढ़ियों के नीचे बार के पीछे से पोजीशन ले लिया। उनको ऊपर से भी गोली ना लगे, मेरी भी गोली ना लगे, और गेट के रास्ते के बीच में मेरे और गेट के दोनों के और मेरी उनके 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। गोलियां धीरे धीरे कम हो रही थी। मैंने मेरे फोन के माध्यम से बाहर बताया कि मैं ऐसे फंस गया हूँ। मेरे साथी रास्ते गेट पाए, गेट से भी मेरे साथियों ने फायरिंग शुरू कर दिया हमारे बीच से, ऐसे फायरिंग, इधर आतंकवादी ना जा पाए, ऊपर से भी फायरिंग करते करते जब चलता रहा था, मुझे पूरा, मैं जख्मी था, मुझे चोट लगी हुई थी, पूरा स्प्लेंडर पूरा शरीर में लगे हुए थे। उन्होंने भी मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंके, मैंने भी ग्रेनेड फेंके, तो वह जो हाई फ्रिक्वेंसी धमाके उससे मुझे सुनना भी बंद हो गया, कानों में पी की आवाज आनी शुरू। 1.5 घंटे तक ये स्थिति रही। मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, भैया बचना मुश्किल है, यहाँ से नहीं बचे, अगर आतंकवादी अभी आएंगे गोली खत्म होने के बाद तो आना ही है, तो मैं ग्रेनेड की पिन निकाल दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और आतंकवादियों को भी मार दूंगा, पर आतंकवादियों को भागने नहीं दूंगा यहाँ से किसी हालत में। आतंकवादियों ने मुझे भी गालियां दी, मैंने भी आतंकवादियों को गालियां दी। बाद में जब आतंकवादियों को कही कि हम पठान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहते हैं, जब सभी कहते हैं, जब भी होता है हम भी कहते हैं, वैसी लड़ाई में भी कहते हैं। मैंने भी कहा हम भी जाट हैं, यहीं खोद के गाड़ दूंगा, यहीं कहाँ तक भागोगे, भागने नहीं देंगे, एनएसजी का कमांडो, जिंदा दफना दूंगा यहाँ पे। तो एनएसजी के नाम से खौफ खाते, पूरी दुनिया खौफ खाती है एनएसजी के नाम से। एनएसजी का मतलब मौत का दूसरा नाम आतंकवादियों के लिए। एनएसजी जहां आ गई वहां आतंकवादी नहीं बच सकता किसी भी हालत में, तो आतंकवादी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने सरेंडर होने की भी बात करी, हमको माफ करो, अल्लाह ताला की, अल्लाह की कसम, जब उनको लगा कि भाग नहीं पाएंगे, हो सकता है वो रणनीति के तहत मुझे चाह रहे हो कि ये बाहर आए, हमको सरेंडर करने की कोशिश करें, हम इसको गोली मार दें, परंतु हमने कहा किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे अपने बंदे मार दिए, हमारे लोग, देश के लोग मारे हैं, बच्चे मार रखे मेरे सामने, तो वही मंजर था, छोड़ूंगा नहीं। 1.5 घंटा बाद दीवार तोड़ी, मुझे बाहर निकाला, मेरी जगह 2 बंदे वहां पोजीशन लिया, पता नहीं चला आतंकवादियों को, फायरिंग करते रहे, वो चलता रहा। मुझे दोबारा मोटिवेट किया, मुझे लगा मैं हॉस्पिटल में लेके जाएगा, जो खून पूरा हो रखा था, पूरा जूते भरे खून। आईजी ऑपरेशन ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको अंदर घुसना पड़ेगा, अब दूसरा बंदा जाएगा तो हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी, आपको पता क्या पोजीशन है, कहाँ है। दोबारे से 2 बार उसके अंदर, उस बार के अंदर गेट से हमने प्लानिंग बनाया, पहले एक ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, स्टैंड ग्रेनेड धमाके वाला, आतंकवादी को पता नहीं मारने वाला कि धमाके वाला, फिर ऊपर से 2 ग्रेनेड फेंकेंगे, फिर चौथा ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, वो फटेगा, तब उसके बाद घुसना। मैंने अपनी पूरी हीट पीछे खड़ी करी, 5 आदमी की हीट होती, 5 कमांडो होते, और वही मैंने ग्रेनेड फेंका, ऊपर से फेंका, फिर मैंने फेंका। जो मैंने फेंका, मेरे अंदर इतना जोश था, इतना जज्बा था, अब वो चौथा ग्रेनेड फटा नहीं, बाकी तो चौथा ग्रेनेड फटने के बाद घुसने का तक फटेंगे, और मैंने जो ना चीता की तरह छलांग लगा के 1 कदम लिया, 2 कदम लिया, मुझे आज तक नहीं पता है, मेरे साथियों को पता नहीं है अब कैसे हुआ ये। और वो 10-12 फीट की गैलरी और 10-12-15 फीट अंदर वो एरिया, मुझे पता नहीं कैसे मैंने उसको तय किया सफर को, और मैंने गोलियां चलाते वहां जंप, जो बार था उसके ऊपर जंप के साथ मैंने जंप लिया। आतंकवादी गोली चलाते रहे, मेरे पैरों में भी गोलियां लगी हुई, और मैंने 32 की 32 गोली आतंकवादियों के कमर में से मार डाला। जैसे खत्म होती है तो कटक कटक बंद हो जाता है एकदम फायरिंग, बंद हुआ, बंद होते ही मैंने ऐसे जंप के साथ यहाँ से कमांडो डैगर निकाला, ऐसे जंप किया, दोनों की मैंने ऐसे दोनों आतंकवादियों को ऐसे मारता रहा, एक उसको, वो इसलिए मरता हुआ आतंकवादी भी ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है, ट्रका कर देता है, और जब तक वो ठंडे ना, और जब हम ये बैनेट फाइटिंग करते हैं, ये करते हैं, तो हम नारा लगाते हैं जोश के साथ, साहस की विजय, भारत माता की जय, सर्वदा शक्तिशाली। तो अपना अपना रेजिमेंट का नारा है, तो वो तेज तेज नारा लगा है, साहस की विजय, साहस का विजय का नारा हमारा, सर्वदा शक्ति, भारत माता की जय। तो हमारे बंदे समझ जाते अब फायरिंग बंद कर दिया हमारे बंदे ने, अब बैनेट फाइटिंग हो रखी है। तो इतनी देर में हमारे साथी भी टूट पड़े, और फिर हमने वो, उन्हीं को खत्म हो चुके थे, उनको अलग किया, हाथ से फाड़ा। तो वो हमारे साथी आज भी कहते,
इतना जो चीता की तरह आपने जो छलांग लगा दी, जो एनर्जी के कमांडो लगाते वो काम आपने वहाँ किया। फिर मुझे बाहर ले गए, फिर उसके बाद मेरा इलाज चला। इतनी बड़ी बहादुरी करने के बाद भी उस समय की कांग्रेस ने मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया। ये बहुत दुखद घटना थी उस समय की, पूरे देश ने इसकी कांग्रेस की उस समय थू-थू किया था। तो ये बहादुरी की देख के बाद अनेकों ऐसे परिचय हैं, चाहे वो बांदीपुर का एरिया हो, सोपोर का हो, पतेरी हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, हीरानगर सेक्टर हो, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ हमने काम नहीं किया देश के लिए। सर एनर्जी से पहले मतलब ये सारी बातचीत सुनने के बाद ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो आपने देखा वहाँ। सर एनर्जी से पहले आप भारतीय सेना में रहते हुए कारगिल वॉर में भी थे। वहाँ पे भी आपने 72 हुरों के पास आतंकियों को भेजा। तो सेना आतंकी नहीं, वो तो खैर पाकिस्तानी आर्मी ही थी। तो मेरा सवाल आपसे कि सेना की ट्रेनिंग से एनर्जी की ट्रेनिंग कितनी अलग है? और इन्फेंट्री की जो ट्रेनिंग है बाकी फोर्सों से ज़्यादा कष्टदायक होती है। इन्फेंट्री का काम क्या, लड़ाई लड़ना, पैदल सेना। मेन लड़ाई इन्फेंट्री लड़ती है, मोर्चे के ऊपर कब्जा करती है, इन्फेंट्री करती है, बैनेट फाइटिंग करके मिलिटेंट मारती है, इन्फेंट्री मारती है, काउंटर इंसर्जेंसी की ऑपरेशन करती है, इन्फेंट्री करती है। बाकी फोर्सों की उनकी ट्रेनिंग होती है, कोई आर्मड है, कोई आरटी है, कोई 40 किलोमीटर दूर से गोला मार रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, तो अलग अलग टाइप की सबका काम है। उसकी ट्रेनिंग और यहाँ की ट्रेनिंग के अंदर, एनएसजी के अंदर जमीन आसमान का नहीं, बहुत अंतर है। जमीन आसमान की तुलना करना भी बहुत छोटी बात होगी। यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती। पहली बात तो बहुत ट्रेंड सोल्जर आते, कम से कम 5 साल सर्विस होनी चाहिए, फिजिकल आला दर्जे का होना चाहिए, मेंटली ठीक होना चाहिए, सब तरह के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है ना ट्रेनिंग शुरू होती है। और इनकी यहाँ एनएसजी की ट्रेनिंग के अंदर कमांडो की डेथ भी हो जाती है। हाथ टूटना, पैर टूटना और चोट लगना ये तो आम बात है। 500 बंदे छठे हुए जो ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो लास्ट टाइम जो है मुश्किल से 150-200 बच्चे जो कमांडो बन पाते हैं। बाकी लोग, किसी को चोट लगने की वजह से वापिस चला जाता है, किसी को टेस्ट में फेल होने की वजह से चला जाता है। तो यहाँ एकदम जैसे जौहरी हीरे को तराशता है ना, उस तरीके से जो ना भट्टी में झोंक के तराशा जाता है। चाहे वो फायरिंग की बात हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिव की बात हो। फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती है, बहुत हाई लेवल की फिजिकल एक्टिविटी है। 42 किलोमीटर का जो है ना रन होती है, 32 केजी वजन होता है उस समय पीठ के ऊपर। डिहाइड्रेशन होके, मतलब इतना लंबा आप दौड़ोगे तो डिहाइड्रेशन होके गिर जाते हैं बंदे। पीछे एम्बुलेंस चलती रहती है, एम्बुलेंस में डालते, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, और उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे फायरिंग की प्रक्रिया चलती है। एक जवान कोई लाखों गोलियां चलाता है जब जाके एनएसजी का कमांडो बन पाता है। और उसके बाद जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंदर आता है, 52 स्पेशल एक्शन के ग्रुप के अंदर जाता है, उनकी ट्रेनिंग और हटके शुरू हो जाती है। ये दोनों ग्रुप जो है ना, 51 जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है वो एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, और 52 जो एनएसजी का जो ग्रुप है वो एंटी एयर हाइजैक ग्रुप है। तो दिन रात उसी का हिस्सा रहता है। हमारी कोई ड्यूटी डाटी नहीं लगती है, हम ड्यूटियों पर नहीं होते हैं। हम तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और ट्रेनिंग, फायरिंग, डे नाइट यही चलता रहता है जंगलों में, और यही ऑपरेशन। तो उसका क्या, हम लोगों को कंडीशनिंग हो जाती है। हम लोग आंख बंद करके फायरिंग शीस्त लेके ऐसे नहीं करते। हमारी कंडीशनिंग, हम हथियार उठाएंगे, गोली मारेंगे, जहां चाहेंगे वहीं लगेगी। हेड शूट करना तो हेड शूट ही होगा, आंख में गोली मारनी तो आंख में ही गोली लगेगी। ये नहीं कि दाएं बाएं हो जाएगी। और ये मैं ही, मेरा ही नहीं, सब एनएसजी कमांडो, तमाम लोगों का मैक्सिमम जो जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंदर जो स्पेशल फोर्स के जो कमांडो होते हैं, जो आर्मी के कमांडो आए हुए होते हैं, उन सब की इतनी जबरदस्त कंडीशनिंग होती है। और बाकी लोगों को भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छा खान पान दिया जाता है, अच्छा रहन सहन दिया जाता है, अच्छी आब हवा दी जाती है, और अच्छा मोटिवेशन दिया जाता है देश के प्रति, दुनिया के प्रति। हम लोग पूरी दुनिया के लिए वचनबद्ध है देश। एनएसजी के कमांडो की कहीं भी जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड के अंदर, वहां पर उनको भेजा जाएगा। ये नहीं है किसी देश में जरूरत पड़ गई, ऐसा ऑपरेशन हो गया और वहां डिमांड कर दी कि एनएसजी कमांडो भेजो, मना कर दे नहीं जाएंगे, तो जाना पड़ेगा। पूरे देश दुनिया से जो ना हम लोगों को
पीसीआईसी रहता है, पास बना होता है, 3-3 महीने में वो रिन्यू होता रहता है। ट्रेनिंग होती है हमारी फिजिकल की, प्लस जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फायरिंग टेस्ट होता है, तब वो हर 3 महीने बाद रिन्यू होता रहता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं एनएसजी का कमांडो गया है, चाहे वो 52 एससीजी का हो चाहे 51 एससीजी का हो, 2 ही ग्रुप है जो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिनके स्काई मार्शल जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम जहाज के अंदर भी कमांडो बैठ के जाते हैं। अगर किसी देश के अंदर गलती से गोली चल गई, मार मिलिटेंट में रहा था, सिविलियन को गोली लग गई और वहां का सिविल नागरिक मारा गया, तो उस देश का कानून एनएसजी के ऊपर, उस कमांडो को ऊपर लागू नहीं होता है। उसको 24 घंटे में इंडिया में लाना पड़ेगा। बाकी जो प्रक्रियाएं वो चलती रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उस कमांडो पर अपनी सहमति दे चुकी है। अगर ये जो निर्णय लेगा उसका इसका निर्णय मतलब फाइनल निर्णय होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। जब हम स्काई मार्शल चल रहे तो हमारे पास कोई आदेश देने वाला नहीं होता है, क्योंकि जहाज तो हवा में है, हवा में उड़ रहा है। आतंकवादी ने हवा में हरकत कर दी, जहाज को गिराने की कोशिश कर दी, हथियार निकाल लिए, गोली चलाने की कोशिश कर दी, तो मुझे कौन आदेश देगा? मैं किसका आदेश लूंगा? वो जहाज में तो मैं किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता हूँ। तो हमको क्या है, ऑन द सपोर्ट जो हमारा एआरओ होता है उसमें एक्शन करना होता है। अगर आतंकवादी ने गोली चला दी तो वो तो बॉडी फाड़ के जहाज से निकल जाएगा, उसका प्रेशर लीक हो जाएगा, जहाज में आग लग जाएगी, नीचे गिर जाएगा, 250, 300, 500 जितने लोग हैं सारे मारे जाएंगे। तो ये बड़ी महत्व रखने वाली ये बातें हैं। अच्छा, आप हवाई जहाज का जिक्र कर रहे थे, मतलब ये मैंने मूवीज में देखी है, मतलब ये सच में होता है कि जो भी लॉन्ग रूट के हवाई जहाज होते हैं उसमें एयर मार्शल होते हैं? हाँ, स्काई मार्शल होते हैं। स्काई मार्शल होते हैं जो कंधार वाला कांड होने के बाद हमारे देश के जहाजों में जाने लगे हैं। और जो भी डिस्टर्ब स्टेट है, चाहे वो इंडिया के अंदर ही हो और या कोई हमारा वीआईपी जिसमें जा रहा हो, जो इंटेलिजेंस जो सूत्र बताते हैं उसके आधार पे, या दुनिया के जो डिस्टर्ब देश हैं जहाँ से लगता है कुछ हो सकता है, उनमें हमारे में स्काई मार्शल जाते हैं। वो हवाई जहाज के ऊपर डिपेंड करता कितना बड़ा है, कितने उसमें जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, इस तरीके का कंटिन्यू चलता रहता है। उनके पास वेपन भी होते हैं? सभी के पास वेपन होता है। मतलब ये प्लान हो, मतलब ये वो जो पास करके जाना होता है वो इजीली, वो सभी आपके साथ जाएंगे, उसी लाइन से जाएंगे, उसी तरीके से होंगे। हमारे पास अपना कोड वर्ड होता है, सबको पता होता है कि ये फलाना आदमी स्काई मार्शल है। उससे पहले हम जहाज के क्रू जो होता है उसकी भी ट्रेनिंग हमारे साथ होती है, हम उनको गाइड करते हैं। आने के बाद उनकी रिपोर्ट हम लोग भरते हैं। तो वो सब प्रक्रिया चलती रहती, कंटिन्यू दिन रात चलते रहते, आते रहते। आप एयरपोर्ट के अंदर देखोगे तो 50-100 एनएसजी कमांडो रूटीन वाइज आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिविल वर्दी में चलते रहते हैं। सर 26/11 के आतंकी हमले से पहले आप 1999 के कारगिल वॉर में भी थे। क्या था वो मंजर, एक बार बताइए। कारगिल युद्ध भी बहुत खतरनाक युद्ध था। हम लोग जो है जयपुर के अंदर थे। जयपुर से हमारी पलटन जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हम लोगों को तनोट का एरिया है, जो लोंगेवाला साधेवाला वो क्षेत्र है, वहां पे जो यूनिट जयपुर में रहती है वो वहां पे लड़ती है जाके। तो हमको आदेश मिला, ग्रेनेडियर लड़ाई लड़ रही है, 16 ग्रेनेडियर थी, उसको आपने रिप्लेस करना है, उनकी रिफोर्समेंट के तौर पर काम करना है। 18 ग्रेनेडियर लड़ाई लड़ रही है, 18 ग्रेनेडियर की रिफोर्समेंट करनी है। 22 ग्रेनेडियर लड़ाई लड़ रही है, 22 ग्रेनेडियर की रिफोर्समेंट करनी है। 22 ग्रेनेडियर ने कारगिल में लड़ाई लड़ी, 18 ग्रेनेडियर ने द्रास में लड़ी, 16 ग्रेनेडियर ने द्रास में लड़ी, सेकंड ग्रेनेडियर ने द्रास में लड़ी। मेन जो लड़ाई थी वो द्रास के अंदर ही थी। टाइगर हिल भी द्रास के अंदर है। द्रास जो है एक सेक्टर है, तहसील है, कस्बा है एक छोटा सा, वहां पे ये लड़ाई थी। तो हम लोगों को बाई रोड भेजा गया, वहां से हम बाई रोड आए यहाँ पे। यहाँ से होते हुए रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पानीपत, अंबाला, जम्मू, जगह जगह हमारे भव्य स्वागत हुए। उसके बाद हम लड़ाई में शामिल हुए। जो लड़ाई थी वो बहुत खतरनाक लड़ाई थी, भयानक लड़ाई थी। मिलिटेंट क्या वहाँ की फौज थी, ऊपर बहुत हाइट के ऊपर थी। आप सुबेरे चलोगे तो एक दिन में तो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच नहीं पाओगे। 3-3, 4-4 दिन में पहाड़ी के टॉप तक पहुंचा जाता था। ऊपर से अगर पत्थर भी फेंका जाए तो वो गोले का काम करता था। एयर से भी अटैक किया जा रहा था, आरटी से भी अटैक हो रहा था, आतंकवादी भी लगातार अटैक कर रहे थे। तो उस हमले में अनेकों जो है ना हमारे लोग भी वहां पे शहीद हुए। हम लोग बहुत नए थे उस समय, हमारी नौकरी मुश्किल से 2-2.5 साल नौकरी थी।
बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, ऐसे करते हैं। यंग तो बड़ा जोश खरोश था भाई, भाग भाग, पर सीनियर लोग हमको लगातार जो है ना आगे बढ़ाते रहे, चलाते रहे। हमारी पलटन ने कई जगह लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में जो है ना एक वाकया ऐसा हुआ कि लगातार जो है ना अटैक किया, मोर्चे से लगातार फायरिंग आ रही थी, पूरी स्क्वाड्रन ऊपर बढ़ा, चारों तरफ से उनको हमने घेर लिया। ये 52-40 की लड़ाई है। दिन भर रात भर चढ़ते रहे। जब अंधेरे में सुबेरे सुबेरे 3-4 बजे के 2 बजे के बाद अटैक करने की प्लानिंग होती ज़्यादातर, जो उस समय सुस्ती में होते हैं संतरी। पर वो चढ़ते चढ़ते इतना हार्ड थी चढ़ाई कि थोड़ा सा समय लेट हुआ। करीब 4 बजे के आसपास जब नज़दीक लगे तो चारों तरफ से उनको पता चल गया, उन्होंने लगातार फायरिंग शुरू कर दिया। तो हमारे काफ़ी साथी खिंड-मिंड हुए, और हमारे साथियों ने भी लगातार जो है ना वहाँ हमला करते, मारते रहे आतंकवादियों को। फौजी थी, आतंकवादी तो क्या थे सारे के सारे। उनकी एक यूएमजी लगातार जो है फायर कर रही थी, एमएमजी की तरह, एलएमजी की तरह, शायद क्या होता है। और हमारे पास भी गोलियां खत्म होने जा रही थी पूरी की पूरी सारी। तो जब हमारे सेक्शन ने जो अटैक किया, तो उस सेक्शन के जो अटैक के अंदर जो है ना हमने उसको पूरा जो फायरिंग कर रहा था उसके अंदर, उसमें ग्रेनेड लूपिंग करना था, तो ग्रेनेड लूपिंग हुआ नहीं, फटा नहीं। उस साथी ने फेंका, या तो पिन निकली नहीं, या कई बार क्या होता है समय खराब होता है, जैसे भी होता है। पर हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचे। जब आतंकवादी के नज़दीक पहुंचे तो हमने सैंड बैग खाली किया, बैनेट मारा उसका राइफल का, आगे चाकू लगा रहता राइफल पे, और उसकी मिट्टी निकाली। जो वो अगर ऐसे आप पकड़ोगे उसको बैरल को तो वो तो गर्म होती है बड़ी, हाथ जल जाएंगे। तो सैंड बैग से, और उसमें घुसने की जगह नहीं, बैंकर उसका बंद है गेट की तरफ से, बाहर फट रहा, कोई असर उसका हो नहीं रहा। तो उसको हमने पकड़ा ऐसे उसको, और उसको बाहर खींच लिया ऐसे पूरी ताकत के साथ। और साथी ने तब तक जो है, अब वो बाहर निकली तो नहीं सकी, उसके पीछे ट्राई पार्ट होता, पर उसको बाहर खींच लिया। जब खींचने के बाद जो है ना आतंकवादी जो था वो तो भयभीत हो गया एकदम, ये क्या हुआ। जब वो फायर करी तो कहाँ फायरिंग करी है, तो निशाने से चूक रहा मामला। और एक ग्रेनेड साथी ने उसके अंदर लूप कर दिया, उसकी बैंकर के अंदर धमाका। वो धमाके के साथ जो है ना, जैसे वो ग्रेनेड लूप करने के बाद उसको वापस छोड़ के पोजीशन ले लिया। पूरा वो ब्लास्ट के साथ उड़ा वहाँ पे, और काफ़ी हमारे साथी भी वहाँ पे जो ना चोट लगी। और हमने भी वहाँ कम से कम भी 15-20 जो ना काफिरों को वहाँ मार गिराया। और जो है उस जगह के ऊपर हमने होल्ड कर लिया, उस पर कब्जा रहा। आज भी वहाँ कब्जा है, आज भी 52-40 के ऊपर अपना पोस्ट है। 51-30 के ऊपर एक लड़ाई हुई ऐसी, बहुत भयान, घंटों लड़ाई चढ़ी। 51-30, 5100 वाला पोस्ट भी हमारे पास है, परंतु 53-53 का पोस्ट पड़ता है, वो सबसे हाइट वाला पोस्ट वही पड़ता है, उस पूरे एरिया उसके नीचे पड़ता। 53-53 से भी नीचे फायरिंग आ रही थी, हवा के रास्ते से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, ऐसे नंगी आंख से सब कुछ साफ दिखाई देता है। और 53-53 हाइट ज़्यादा, 52-40 कम है, तो उससे ज़्यादा हाइट है, तो ऊपर से ऐसे उस पोस्ट से भी लगातार फायरिंग आने लगी। तो बड़ी कठिनाई रही। बर्फ पड़ी हुई थी, बर्फ का तो 12 मास बर्फ रहती है वहाँ पे, सर्दी। तो ये जो किस्से हैं, ये ऐसे बहादुरी के किस्से हैं, जितने आप कहोगे हर मोड़ के ऊपर जो ना बहादुरी करता, हर जगह के ऊपर फौजी आदमी जो ना देश का एक एक सैनिक जो ना देश बहादुरी का काम करता। सर ऐसा सुनने में आता है कि जो कारगिल वॉर था, इसमें पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारतीय सेना की वर्दी में भी थे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो तो लगातार वहाँ सालों से रह रहे थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त डिफेंस बना रखा था अपना। और वो अपनी इंडिया की फौज की वर्दी पहने हुए थे कन्फ्यूजिंग के लिए। हमने भी तो वहाँ बड़ा वो किया। वहाँ जो है हमारी 22 ग्रेनेडियर के अंदर मुस्लिम कंपनी है, तो 22 ग्रेनेडियर के सीईओ ने प्लानिंग करा, भाई मुस्लिम कंपनी को अगर जाट कंपनी से अटैक करवाएंगे, पीछे मुस्लिम कंपनी को रखेंगे, तो तालमेल बने ना बने, कई बातें होती हैं, क्यों ना हम मुस्लिम कंपनी से जो ना अटैक करवा देते हैं यहाँ पे। तो 22 ग्रेनेडियर ने अटैक करवाया वहाँ कारगिल के अंदर। तो हमारी जो मोमेंट कंपनी थी वो जो है ना अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और जो है ना उन्होंने जो पहुंचे हुए पाकिस्तान वाले, जो बैठी थी फौज, वो सोचती रही कि ये तो हमारे पाकिस्तान के भाई आए हैं, ये तो नारे लगाते हुए आ रहे हैं अल्लाह अकबर के। और जो है ना जो भी अपने नारे लगाते हैं, और
सोचा आओ भाइयों आओ गले मिलो, ये गए, इन्होंने जाते उनके सबके गले काट दिए, कोई 50-60 आदमी मारे उन्होंने हमारे। तो ये तो हर तरीके की रणनीति सब लोग अपनाते हैं। तो मारने के बाद वहां पे झंडा गाड़ा हमारे लोगों ने, हमारी कैजुअलिटी नहीं हो सकता है, जाट कंपनी का अटैक होता तो ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ती 22 घंटे में। और तो उनके पास सब चीजें थी, इंडिया की बहुत चीजें थी, परंतु वो छुपा नहीं पाए, वो कहते रहे। अगर ये आतंकवादी, उनके आई कार्ड भी थे, फौज के सब चीजें थी, हथियार भी फौजी वाले थे, इक्विपमेंट फौज का था, अम्युनिशन बहुत ज्यादा डैम्प किया हुआ था वहां पे। कोई वो लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जो मैं अभी बता रहा हूँ। देश के सबसे ज्यादा सैनिक उसके अंदर शहीद हुए, करीब जो है ना, मुझे लगता है कि कई सौ सैनिकों ने वहां अपनी जान गंवानी पड़ी। कई सौ सैनिक जो ना मेरी तरह लड़ते हुए विकलांग हुए, और बहुत ज्यादा नुकसान है। वो तो बहुत बड़ी बात है। उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री जो ना माननीय वाजपेयी साहब की, उन्होंने एक लिमिटेड और तरीके से जो लड़ाई लड़ी, और लड़ाई को सक्सेसफुल भी किया। पूरी दुनिया कह रही थी कि ये लड़ाई जो ना लड़ना बहुत मुश्किल है। कारगिल युद्ध के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारतीय सेना का लोहा माना गया, और भारतीय सेना को और भी सम्मान से देखा गया। इससे पहले भी अंग्रेजों ने भी लिखा है, अब जो भारत की सेना है उसके मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सैनिक नहीं है। और वो प्रूव करके दिखा इंडियन आर्मी के अंदर कारगिल युद्ध में। उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के, उन दुर्गम पहाड़ियां जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पत्थरों के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने उस लड़ाई को जो ना अंजाम दिया, जिस तरीके चढ़ के, जिस जिस हालात में करीब 3 महीने तक वो लड़ते रहे, हमारे पैरों के नीचे तलवे, जूतों के तलवे फट गए थे, पट्टी बांध बांध के पैरों के नीचे, उनको जो पतड़ावा होता जूते का तलवा होता, उनको बांध बांध के पैंट फट गई, घुटनों से पैंटें फट गई, पीछे से पैंटें फट गई, कोहनियों से क्रॉलिंग कर करके पूरे फट गए जगह जगह से। उन हालात के, उस समय तो कैमरे मीडिया नहीं थी कोई हमारे नजदीक, हमारे फोटो देखते हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी सब लोगों की बढ़ गई थी। कोई नहाना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जो मिल गया, कुछ चना मिल गया, कोई गुड़ मिल गया, कुछ मिल गया, जो शक्कर पारे मिल गए, कोई पूरी मिल गई, उसी से जो ना आगे बढ़े, उसी से लड़े। वहां कौन सा कोई रिफोर्समेंट आ रही थी, वहां कोई हमारे पीछे कोई रास्ता बना हुआ था, गाड़ी सामान लेके आ रही है, कोई खाना लेके आ रहा है। जो सैनिक एक बार चढ़ गया 2-3 दिन के अंदर टॉप में चढ़ा जाता। आज रास्ता होने के बाद भी अगर आप नीचे से दराज से चलोगे तो आप जो है 3 दिन में जाके पहुंचोगे टॉप, जो ना 52-40 के ऊपर, 51-30 के ऊपर। और वो भी उस समय जब बर्फ पिघली होगी, बर्फ नहीं होगी, तब जाके पहुंचो। इतनी हार्ड, इतनी लड़ाई, वो लड़ाई जो है ना आंखों में पानी आ जाता है। इतने कष्ट से जो ना देश का सैनिक लड़ाई लड़ता है। और यहाँ जब आता है तो कई बार बड़ा दुख होता है। कभी सैनिक बस में, कभी रेल में, कभी देखते हैं तो उसको जब लोग जो ना सीट तक नहीं देते हैं, जो सैनिक अपने जान लगा देता है अपने देश के नागरिकों के लिए। तो देश की जनता को भी कहना चाहूंगा, अपने देश के सैनिकों का हर स्टेज के ऊपर सम्मान करना चाहिए। जैसे दूसरे मुल्क करते हैं उसी तरीके से अपने सैनिक को बहुत सम्मान के साथ देखना चाहिए। केजरीवाल जी का साथ आपने क्यों छोड़ा? मैंने केजरीवाल जी का साथ इसलिए छोड़ा, मैं एक विचारधारा लेके आया था। मैं तो कांग्रेस का सताया हुआ सिपाही था, अन्ना हजारे की मूवमेंट में था कि मेरी पेंशन का मुद्दा हुआ, और उस समय मैं बहुत हाईलाइट रहा पूरा देश के अंदर। आप गूगल करके देखोगे तो सब चीजें निकल के आ जाएंगी। परंतु जब लगातार चलते रहे तो विचार में धीरे धीरे मतभेद आता चला गया। और जिस समय देश के सैनिकों ने अपनी आन बान और जान को हथेली पर लेके देश की रक्षा करते हुए और पाकिस्तान के अंदर जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जिस समय उनसे जो सबूत मांगे गए, उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क करे गए, उस समय मेरी आत्मा झकझोर गई है। मैं अपने आप को शायद उसके साथ रहता तो माफ नहीं कर पाता। और मैं इन्हीं कुमार विश्वास जी ने भी उसका ऐतराज किया कि आपको जो है ना सैनिकों के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, सैनिकों से सबूत नहीं मांगने चाहिए सरकार से, इस तरह की। तो वो उस बात से जो है ना हमारा अंदर मतभेद हुआ, और उस समय हमने बोला, हम उस समय ही निर्णय लिया कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे आगे। जो है ना आप जो है ना देशभक्ति दिखा के और एक भेड़िए का रूप लेके बैठे हुए, आप देश के असली हीरो नहीं हो सकते, आप देश के नेता नहीं हो सकते। आप देश को कभी भी मौका परखते हैं।
आप तो सत्ता मौके के लिए आए, आपने जो मीटिंगें करी, आपने पंजाब में मीटिंगें की, खालिस्तानियों के घर में बैठ के आप खाना खा के क्या आए, उन लोगों के साथ आप मिले जिन लोगों ने देश के सैनिकों के ऊपर, निर्दोष लोगों की का खून बहाया है, और इस देश के जो ना आत्मा के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया हुआ है, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते, जो बाहरी ताकतें इस देश के साथ काम नहीं कर रही हैं। तो इस चीज़ को लेके हम लोग ने जो है ना हमारे अलग रास्ते हुए, और मैं ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं रह सकता जो जो देश के सैनिकों के प्रति जिनकी ऐसी भावना हो, जो देश के सैनिकों से सबूत मांगने का काम करे। सबूत क्या, देश ने जलवा दिखाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान का सिंदूर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिकाने का भारतीय सेना ने काम किया है। पूरी दुनिया ने जो ना भारतीय सेना का जोर माना है। और दूसरा भ्रष्टाचार, जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बस की टिकट से लेके सांसद की टिकट तक जो है ना पैसा लेने का ये लोग काम करते हैं, और कोई काम नहीं। गंगा जमुना मैया का घोटाला इन्होंने किया, स्कूल घोटाला इन्होंने किया, बसों का घोटाला इन्होंने किया, यहाँ तक कि जो है ना बुजुर्गों की पेंशन का घोटाला इन्होंने किया। इन्होंने दिल्ली के युवाओं को जिस तरीके से दारू के गर्क में धकेलने का काम किया, दारू का घोटाला इन लोगों ने किया। इनकी जो पॉलिसी थी, एक बोतल के साथ एक बोतल, एक बोतल के साथ दो बोतल फ्री करके इन्होंने दिल्ली के युवाओं को जहर पिलाने का काम किया। और वो दारू जिन लोगों ने पी, उन लोगों की किडनी लीवर जो ना खराब हो चुके, वो हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे। ऐसी मानसिकता वाले लोग जो इस देश के साथ जो ना बहुत बड़ा धोखा करने की जिन्होंने कोशिश की, उनके साथ जो ना कमांडो सुरेंद्र सिंह नहीं रह सकता। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने 2020 के चुनाव के अंदर इनका साथ छोड़ा, और उस समय भी इनको ललकारा, इनके जनता के सामने बताया, फार्म भैया हम करप्शन के लिए नहीं आए थे, हम देश के प्रति लड़े हैं। चाहे देश की सरहदों के ऊपर लड़ने की बात हो, चाहे कारगिल युद्ध में लड़ने की बात हो, चाहे 26/11 में लड़ने की बात हो, जो सैनिक अपनी जान देने के लिए देश के ऊपर तैयार है, वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो देश की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो ये तो देश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे। इनका कोई चरित्र, कोई देशभक्ति, कोई इन्होंने देशभक्ति के नाम से इन लोगों के दादा परदादा ने कुत्ते का पत्थर फेंकने का काम नहीं किया। ये लोग देशभक्ति का है कि इनकी क्या देशभक्ति है, तो इसलिए हमारी इनकी विचारधारा अलग हुई। उसके बाद तो जगजाहिर हुए इन लोगों का जो चरित्र था, जो इनका चेहरा था, जो शेर की खाल पहने हुए भेड़िए जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए थे, दिल्ली की जनता ने इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया और दिल्ली से बाहर करने का काम किया। और ये खुद की सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि सिर्फ एक ही कारण, भ्रष्टाचार, और जो देश के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति जो इन्होंने जो बात कही, जो सबूत मांगे, उनके मेरे पास शब्द नहीं। मैं इनकी भ्रष्टा करता हूँ, इनकी निंदा करता हूँ कि ऐसे आदमी को जो ना देश के बाद तिरंगा झंडा कई जगह मैं देखता हूँ उठाए घूमते हैं। इनको तिरंगा झंडा को हाथ लगाने के ऐसे नेताओं को अधिकार नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। ये थे हमारे साथ कैप्टन सुरेंद्र सिंह, जो 26/11 के मुंबई हमले में एनएसजी की तरफ से देश की रक्षा के लिए, आतंकियों को नस्तानाबूद करने के लिए होटल ताज पर उतरने वाले पहली शख्सियत थे। इसके अलावा कारगिल वॉर में भी इन्होंने दुश्मनों को नस्तानाबूद किया। इन सब के साथ सुरेंद्र जी का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। आम आदमी पार्टी में रहते हुए इन्होंने 2 बार दिल्ली के विधायक रहे, लेकिन इनकी सादगी बताती है कि कीचड़ में भी रह के कमल की तरह ये अलग रहे। मैं था चंद्र प्रकाश, आप देख रहे थे कैंडिड टॉक। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।